हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। भूगोल की सीरीज में हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारे आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि ककोलत जलप्रपात, जिसको हम लोग झरना भी कहते हैं, तो ककोलत जलप्रपात जो है आपका, जो कि बिहार का प्रसिद्ध जलप्रपात है, तो ककोलत जलप्रपात यानी ककोलत फॉल्स प्रसिद्ध है। आखिर यहाँ क्या ऐसा चीज़ है जिसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? ठंडे जल के लिए, यानी यहाँ पर जो झरना के रूप में जो पानी गिरता है, क्या वो ठंडा जल है या फिर गर्म जल है, या फिर मंदिर के लिए है, या फिर घाटों के लिए? मतलब यहाँ ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, या फिर ये घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये ककोलत जलप्रपात है कहाँ। तो ककोलत जलप्रपात जो है आपका बिहार के नवादा जिले में है। कहाँ है? बिहार के नवादा जिले में है। ठीक है, बिहार के नवादा जिले में है। इसका धार्मिक मान्यता भी है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसके झरने में या इस पानी से नहाने पर यानी आदमी या मनुष्य का जन्म जो है वो सर्प योनि में यानी सांप की योनि में नहीं होता। इसके पीछे कहानी है, धार्मिक कहानी, उसके पीछे नहीं जाना है। तो कहने का मतलब ये ककोलत जलप्रपात जो आपका है वो नवादा जिले में है, यानी बिहार के नवादा जिले में है, और इसकी ऊंचाई लगभग 150 से 160 फीट के बीच है। कितना है? 150 से 160 फीट की ऊंचाई से क्या होता है, यहाँ पानी गिरता है। तो ये जो आपका ककोलत जलप्रपात जो है, यहाँ पर ठंडा जल गिरता है। झरना से जो पानी गिरता है वो क्या है? ठंडा, एकदम ठंडा पानी यहाँ पर गिरता है। इसलिए ये जो है आपका ककोलत जलप्रपात ये ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। किस जल के लिए प्रसिद्ध है? तो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा भी जा सकता है ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो बिहार के नवादा जिले में है। इसकी ऊंचाई जो है 150 से 160 फीट है। इसकी ऊंचाई किसकी? तो ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में गर्म जल कुंड, यानी जल का कुंड है जो कि कैसा पानी उसमें है? तो गर्म है। तो बिहार में गर्म जल कुंड यानी जल का कुंड है। कैसे जल का कुंड? तो गर्म जल का कुंड है, ठंडे जल का कुंड नहीं है, गर्म जल का कुंड है। तो ये कहाँ अवस्थित है? बिहार में जो आपका गर्म जल कुंड है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि बिहार में गर्म जल कुंड जो है आपका वो राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। अब यहाँ गर्म जल कुंड क्यों है? तो देखिए, राजगीर जो है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल भी है, और ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, और इस पहाड़ियों में जो इन पहाड़ियों में गंधक है, क्या है? सल्फर है, जिसके कारण वहां से जो पानी निकलता है वो क्या होता है? गर्म होता है। सल्फर की उपस्थिति के कारण यानी गंधक की उपस्थिति के कारण वहां से निकलने वाला पानी जो है क्या है? गर्म होता है। और वो कहां पहुंचता है? तो कुंड में पहुंचता है। इसलिए इसका पानी जो है वो कैसा होता है? तो गर्म होता है। इसलिए इसको कहा जाता है गर्म जल कुंड। कहां है? राजगीर में है। क्लियर है? समझ गए? तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? राजगीर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, यानी जरासंध का अखाड़ा जो है वो कहाँ स्थित है? तो देखिए, जरासंध जो थे एक शासक थे, राजा थे। कहाँ के? हम लोग अभी देखते हैं। तो फिलहाल इतना समझते हैं कि जरासंध जो थे वो कौन थे? जो क्या थे? राजा थे, लेकिन क्रूर राजा थे, क्रूर शासक थे। अखाड़ा का मतलब हुआ कि जहाँ वैसा क्षेत्र, वैसा जगह, मतलब एक वैसा स्थान होता है जहाँ क्या किया जाता है? कुश्ती लड़ा जाता है पहलवानों के बीच, यानी मल्ल युद्ध किया जाता है। यानी एक कुश्ती लड़ने के लिए जो है, जो आयोजन प्रतियोजन यानी कहीं अगर जो किया जाता है इसका प्रोग्राम, तो क्या किया जाता है? एक स्पेशल जगह बनाया जाता है जहां स्पेशल मिट्टी दिया जाता है जो क्या हो? मुलायम हो, परेशानी नहीं हो। तो वही जो आपका स्थान जो होता है स्पेशल, वो आपका अखाड़ा कहलाता है। और उसी अखाड़े में दो पहलवानों के बीच क्या किया जाता है? कुश्ती लड़ा जाता है। तो वही है कि ये जरासंध जो थे एक क्रूर शासक थे। कहाँ के? तो मगध के। ये मगध के क्रूर शासक थे। मगध का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? तो मगध के क्या थे? क्रूर शासक थे। मगध मतलब कब? अब ये कब का मतलब हुआ कि ये महाभारत काल में। कब? महाभारत काल में। ठीक है, तो महाभारत काल की बात है, इसलिए जरासंध का जो वर्णन है वो महाभारत में भी मिलता है। तो महाभारत काल में ये मगध के क्या थे? क्रूर शासक थे, बहुत ही निर्दयी राजा थे। ठीक है, और ये किस वंश के थे? तो ये वृहद्रथ वंश के थे। वृहद्रथ वंश के
वृहद्रथ वंश के थे जरासंध, और इनके पिताजी का नाम था राजा वृहद्रथ। ऐसी मान्यता है कि मगध की स्थापना यही राजा वृहद्रथ ने की थी, लेकिन इतिहास में इनका वर्णन नहीं मिलता, ये मान्यता है। ठीक है, तो ये जरासंध जो थे वो क्या करते थे, तो राजाओं को क्या करते थे, बंदी बनाकर कारागिरी में रखा करते थे। इनका ये मानना था कि हम लगभग 101 राजाओं की बलि देकर भगवान महादेव को खुश कर देंगे। और इनका संबंध किनसे था, तो कृष्ण से भी था। ये कृष्ण को अपना दुश्मन मानते थे। क्यों? क्योंकि जब से कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था तब से ये कृष्ण के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि कंस जो था इनका दामाद था, इसलिए वो उनके पीछे पड़ गए थे। ठीक है, तो वही है कि जरासंध का अखाड़ा जो है, यानी जरासंध जहां कुश्ती लड़ा करते थे राजाओं को चुनौती दे करके, वो कहाँ है, तो याद रखना है कि ये जरासंध का अखाड़ा आपका राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर। जब आप जाएंगे तो वहां आपको जरासंध का अखाड़ा देखने को मिलेगा। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गया मतलब बिहार का एक जिला है। तो गया जो है बिहार का जिला है। तो गया में स्थित मौजूद, यानी गया में एक मंदिर स्थित है जिसको हम लोग कहते हैं विष्णुपद मंदिर। ठीक है, विष्णु का मतलब भगवान विष्णु, पद मतलब पैर। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर जहां बना है उस मंदिर के अंदर में भगवान विष्णु के पद के चिन्ह है, पैर के चिन्ह है पत्थर पर, इसलिए उस जगह पर क्या किया गया, मंदिर का निर्माण किया गया। लगभग 40 सेंटीमीटर माना जा रहा है कि इनके पद की लंबाई है, पैर की लंबाई है, इसलिए उस जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया। तो गया में आपका अवस्थित विष्णुपद मंदिर जो है वो इसको किसने बनवाया था, तो याद रखना है कि इसको एक इंदौर की रानी थी। इंदौर का मतलब इंदौर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। तो इंदौर की रानी थी एक, जिनका नाम था रानी अहिल्याबाई। क्या नाम था? रानी अहिल्याबाई। इन्होंने ही काले पत्थरों से, किससे, तो काले पत्थरों से गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया। जिस जगह पर भगवान विष्णु के पैर के चिन्ह थे उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा, जो कहाँ की रानी थी, तो इंदौर यानी मध्य प्रदेश की रानी थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ज्ञान कहाँ मिला। तो याद रखना है कि भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बिहार के ही एक ऐसे स्थान पर हुआ जिनका नाम है बोधगया। क्या नाम है? बोधगया। बोधगया आपका जो है ये एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक क्षेत्र है, या यूं कहें कि ये गया जिला का क्या है, एक गया जिला का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल क्या है? प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गया जिला में स्थित है बोधगया। गया जिले में क्या है? बोधगया स्थित है। और इसी बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुआ था? तो एक वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसका नाम क्या था, यानी क्या है, बोधि वृक्ष नाम है। जिसका क्या नाम है? बोधि वृक्ष। हालांकि ये वृक्ष जो है ये पीपल का वृक्ष है। क्या है? पीपल का वृक्ष है। लेकिन जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध को, तब से इस पीपल के वृक्ष को क्या कहा जाने लगा? बोधि वृक्ष। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? बोधि का मतलब ज्ञान होता है। वृक्ष मतलब वृक्ष, यानी इस वृक्ष को ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस वृक्ष को ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है, किसके संदर्भ में? तो भगवान बुद्ध के संदर्भ में। तो पीपल के वृक्ष को ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी पीपल वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इससे पहले जो था गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। ज्ञान प्राप्ति से पहले इनका नॉर्मली जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। क्या था? सिद्धार्थ गौतम। लेकिन जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से ये क्या कहे जाने लगे? तो गौतम बुद्ध कहे जाने लगे। क्या कहे जाने लगे? तो गौतम बुद्ध कहे जाने लगे। क्लियर है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। और बोधगया कहाँ है? तो बोधगया गया जिले में है। गया जिला मतलब बिहार के गया जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। इससे संबंधित धार्मिक मान्यताएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि मुचलिंद सरोवर, ये आपका मुचलिंद सरोवर कहाँ स्थित है? तो मुचलिंद सरोवर, इसका भी धार्मिक मान्यता है, क्या है हम लोग देखते हैं अभी। तो ये मुचलिंद सरोवर जो है आपका, ये भी आपका बोध गया में ही स्थित है। कहाँ है? तो बोध गया में ही स्थित है। बोध गया में जो आपका महाबोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर, ठीक है, महाबोधि मंदिर है, उसी के बगल में ये मुचलिंद सरोवर है। क्या है? तो महाबोधि मंदिर, यानी बोध गया में जो आपका महाबोधि मंदिर है, उसी मंदिर के बगल में मुचलिंद सरोवर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका क्या धार्मिक मान्यता है। तो देखिए, क्योंकि ये गौतम बुद्ध जो थे इसी यहीं बोध गया में ही, जहां उनका महाबोधि मंदिर बना हुआ, वही पीपल के वृक्ष के नीचे क्या कर रहे थे? ध्यान में रत थे, यानी वो ध्यान में लीन थे। तो ऐसा मान्यता है कि उसी समय बहुत ही जोरदार बारिश आया और क्या आंधी तूफान आया, जिसके कारण भगवान बुद्ध जो थे वो क्या हो गए? भीग गए। तो वही ये मुचलिंद सरोवर में जो थे, सर्पों का राजा एक मुचलिंदा, जिनका नाम था मुचलिंदा, तो सांपों का राजा मुचलिंदा जो थे, वो भगवान को भीगते हुए देख करके क्या किए? उनको बचाने के लिए उनके ऊपर आ गए। ठीक है, उनको बचाने के लिए उनके ऊपर आ गए। इसलिए आप जब जाएंगे मुचलिंद सरोवर तो आपको वहां पर भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा मिलेगा जो ध्यान की अवस्था में है, और आप देखेंगे उसके ऊपर सांप जो है, यानी सर्प जो है, यानी जो मुचलिंदा सर्प है, वो सांपों का राजा, वो क्या कर रहे हैं? छतरी की तरह उनको बचाने की कोशिश करते। इसलिए ये जो आपका मुचलिंद सरोवर है, कहाँ है? तो बोध गया में है, महाबोधि मंदिर के बगल में है। क्लियर है। इसी सरोवर को हम लोग लोटस पॉन्ड भी कहते हैं। लोटस पॉन्ड, यानी लोटस का मतलब हुआ ये कमल, यानी ये कमल के लिए भी प्रसिद्ध है, या इसी को हम लोग कहते हैं कमल तालाब। क्या कहते हैं? कमल तालाब भी कहते हैं, या लोटस पॉन्ड भी कहते हैं। किसको? तो मुचलिंद सरोवर को, जो कहाँ है? बोध गया में है, महाबोधि मंदिर के बगल में है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शांति स्तूप, शांति स्तूप यानी ये जो है सफेद गुंबदाकार स्तूप, सफेद गुंबद के आकार का स्तूप, जो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। तो ये शांति स्तूप आपका है, जो क्या है? सफेद संगमरमर से बना हुआ है। शांति स्तूप यानी सफेद गुंबद के आकार का। ये आपका क्या हो गया? गुंबद के आकार का, गुंबदाकार यानी गुंबद के आकार का स्तूप कहाँ स्थित है, यानी ये कहाँ मौजूद है? राजगीर में, वैशाली में, नालंदा में, या फिर बोध गया में। तो याद रखना है कि शांति स्तूप जो है ये विश्व में प्रसिद्ध है, और ये जो है आपका कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। और ये जो है बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर, 400 मीटर की ऊंचाई पर। और ये जिस पहाड़ी पर स्थित है वो पहाड़ी है रत्नागिरी। कौन सा पहाड़ी है? तो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो शांति स्तूप राजगीर के 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रत्नागिरी पहाड़ी पर मौजूद है शांति स्तूप। यानी ये कैसा है? तो सफेद गुंबद के आकार है, सफेद गुंबदाकार है, यानी सफेद संगमरमर से बना हुआ है। क्लियर है, समझ गए। और ये किसका प्रतीक है? तो ये शांति और प्रेम का प्रतीक है, शांति और प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम लोग शांति स्तूप के पास जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि मन में शांति है, बेचैनी नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ? सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुरु गोविंद सिंह कौन थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। क्या थे? तो सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म में, सिख समुदाय के जो थे वो क्या थे? 10वें और आखिरी गुरु थे। समझ गए। इन्होंने क्या किए? सिखों के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य किए थे, बहुत ही अच्छे गुरु उनके लिए माने जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना किए थे, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही किए थे। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान देखिए पटना भी है आपका, और पटना सिटी भी है। तो याद रखना है कि जब
स्पेशल जगह दे दिया जाए, खास जगह दे दिया जाए जहां उनका जन्म हुआ है, तो उसी को टिक लगाना है। पटना सिटी, पटना में हम जानते हैं, लेकिन क्या है आपका पटना सिटी स्पेशल खास जगह हो गया जहां उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म जो था वो पटना सिटी में हुआ था। किनका जन्म? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी में हुआ था। जो क्या थे? सिखों के 10वें यानी आखिरी गुरु थे। इन्होंने ही खालसा पंथ यानी खालसा योद्धा समुदाय की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी ही ने क्या किए थे? इनका स्थापना किए थे। इसलिए आपका जो है इनके जन्मदिन पर वहां पर क्या होता है? भव्य मेला लगता है पटना सिटी में। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि गोल घर, यानी इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसा घर जो क्या हो? गोल है। गोल घर ये प्रसिद्ध है। तो ये गोलघर कहाँ अवस्थित है? यानी बिहार में ये गोलघर जो प्रसिद्ध आखिर ये है कहाँ? तो याद रखना है कि गोलघर जो है बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। कहाँ है? तो पटना में स्थित है। गोलघर जो है कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। अब देखिए ये आखिर गोलघर है क्या? तो गोलघर जो है ये बहुत ही क्या है, इसका दीवार लगभग 12 फीट मोटी है, 12 फीट मोटी है, ठीक है, और ये 96 फीट ऊंची है, 96 फीट ऊंची है। और इसमें जो है ये आखिर बनाया क्यों गया? तो अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया। क्यों बनाया गया? तो इसीलिए बनाया गया, ये ब्रिटिश फौज के लिए मेन रूप से बनाया गया, ताकि जब अकाल पड़े, ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग भंडारित अनाज रखे हुए हैं उससे क्या किया जाए? उन लोगों को भोजन दिया जाए, अनाज दिया जा सके। इसी उद्देश्य से पटना में क्या किनका निर्माण किया गया? किसका निर्माण किया गया? तो गोलघर का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्यों बनवाया गया? चूंकि अकाल के समय जब भूखमरी हो, अनाज की कमी पड़ जाए, तो यहाँ से अनाज को निकालकर ब्रिटिश फौजी को दिया जा सके, इसी उद्देश्य से बनाया गया था, गोलघर को बनाया गया था। अब इसको जो बनवाया गया था इसमें जो थे यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल, तो जिसमें इसका निर्माण हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ कि उस समय के कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, जिन्होंने क्या गोलघर बनाने की योजना बनाए थे। और इसको पूरा कौन किए? तो ब्रिटिश इंजीनियर, जिनका नाम था कैप्टन जॉन गॉलस्टीन। तो ये इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर, जिन्होंने बनवाए। तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, जिन्होंने इसकी योजना बनाए। और इसको पूरा करने का काम कौन किए? तो कैप्टन जॉन गॉलस्टीन, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे, इन्होंने इसको पूरा किए। और कब ये बनकर तैयार हुआ? तो 1786 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। जब आप गोलघर जाएंगे तो आपको वहां पर एक सूचना पट्ट लिखा हुआ है, वहां पर आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। क्लियर है? तो समझ गए कि गोलघर आखिर है क्या? तो गोलघर पटना में है। क्यों बनवाया गया? तो दुर्भिक्ष या अकाल की स्थिति में यहाँ से अनाज निकाल करके पहले से इसमें स्टोर करके रखा जाएगा, और फिर जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो हम लोग यहाँ से निकाल कर, यानी वो ब्रिटिश क्या जो उसमें थे, उन्होंने क्या किया कि वो ये सोचे कि यहाँ से हम निकाल करके ब्रिटिश फौजियों को खाना दे सकते हैं, ताकि दिक्कतें नहीं आएगी। क्लियर है? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था? तो दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था, इसी से सीख लेकर के इसका निर्माण किया गया था। क्लियर है? आज के वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीदारगंज कहाँ है? अब ये दीदारगंज एक जगह है, और ये है कहाँ? बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली में, समस्तीपुर में, पटना में, या फिर गया में? तो याद रखना है कि दीदारगंज जो है आपका पटना जिला में स्थित है। कहाँ है? तो पटना जिला में स्थित। अब ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? दीदारगंज से हम लोगों को क्या मतलब? तो देखिए, दीदारगंज में आपको दीदारगंज में आपको पत्थर की यक्षिणी की मूर्ति मिली थी। क्या मिली थी? तो पत्थर से बनी हुई यक्षिणी की मूर्ति मिली। अब ये यक्षिणी है क्या? तो देखिए, यक्षिणी का मतलब होता है एक आश्चर्यचकित लड़की, आश्चर्यचकित लड़की, आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित लड़की, मतलब ये जो है बहुत ही अद्भुत लड़की होती है। अब यक्षिणी है क्या? तो ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव की दासियाँ,
ये दासी थी। कौन? यक्षिणी। यानी देव महादेव यानी भगवान के बाद जो है यदि किसी का स्थान है तो किसका है? तो यक्षिणी का है। ठीक है, भगवान के बाद यदि किस स्थान है यदि तो किसका है? यक्षिणी का है। तो इसीलिए इसका इतना महत्व है, धार्मिक मान्यता से भी ये संबंधित है। तो ये जो आपको मूर्ति जो मिला यक्षिणी का मूर्ति, एक आश्चर्यचकित लड़की का, जिसको भगवान शिव की दासी भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो मिला, जो कि क्या है? दुर्लभ है। ठीक है, तो ये मिला कहाँ? तो दीदारगंज में मिला। और दीदारगंज है कहाँ? तो दीदारगंज आपका जो है पटना जिले में स्थित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।